हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और थियोरेटिकली वाइज लास्ट लेक्चर ऑन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। और इसमें हमें कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ना है AC जनरेटर को, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? AC जनरेटर। ओके, देखो कल मैंने आपको समझाया था जनरेटर क्या होता है। जनरेटर उस डिवाइस को अपन लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है जनरली, ओके। हालांकि यदि आप उसमें जाओगे, क्या बोले तो उसको ग्रामर, तो आपको पता चलेगा जनरेटर का मतलब किसी चीज़ को जनरेट करने वाला, बनाने वाला, ओके। लेकिन यदि फिजिक्स की बात करी जाए तो फिजिक्स में जनरेटर का मतलब है अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच प्रोड्यूसेस electrical energy by mechanical energy या मैकेनिकल पावर को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल पावर बनाते हैं, ओके। ऑब्वियस सी बात है कि इट इज़ ऑफ टू टाइप, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? इन फॉर्म ऑफ करंट, इन फॉर्म ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ओके। 2 सेकंड दो, कैमरा देख लेता हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है कैमरा। तो अब करंट के फॉर्म में बनाता है, तो करंट 2 टाइप की है, उस हिसाब से जनरेटर भी 2 टाइप का हो गया। एक तो डीसी जनरेटर, चलो छटाओ इसको, डीसी जनरेटर, और एक एसी जनरेटर, ओके। अब डीसी जनरेटर आपको पता है, आप 9-10 में पढ़ चुके हैं डीसी जनरेटर क्या था। उसी में हल्का सा मॉडिफाई किया, वही कॉन्सेप्ट है जो डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट एसी जनरेटर में भी है, बस हल्का सा डिफर है, ओके। अब एसी जनरेटर की खोज किसने की? तो टेस्ला ने करी थी, टेस्ला ने की थी, ओके। और उसका नाम, पूरा नाम क्या है? निकोलस टेस्ला, ओके। कल मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं देख के आया था पहले ही नाम, क्यों ये नाम क्या था यार उसका, भूल गया था मैं नाम। ऐसा नहीं पता था, बट कभी कभी हो जाता है, माइंड से स्किप कर जाता है। तो मैंने कल ही जाके देखा था आपका लेक्चर ख़त्म करके कि यार नाम क्या था उसका, तो देखा अरे वाह निकोलस टेस्ला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एसी जनरेटर की बात करते हैं अपने, जो एसी जनरेटर है, ओके। तो एसी जनरेटर की आप डेफिनेशन कैसे दोगे कि a device which produces electrical power या electrical energy, electrical power लिख लो, चलो अच्छी बात हो गई, electrical power in form of AC generator, AC करंट। देखो AC में अल्टरनेटिंग करंट अपने आप ही आ जाता है, तो अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप बोल दो कि अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ओके, इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बाय यूजिंग मैकेनिकल पावर। यहाँ पे पावर लिखा तो यहाँ पे भी पावर लिखोगे, डेफिनेशन तो अपने आप बनती है भाई साहब, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ओके। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे एसी मैंने कल बताया था, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या है कि द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। देखो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में भी। 10th में एसी डीसी जनरेटर था और मोटर भी था, है ना। और जितना भी यहाँ पे पढ़ने वाले हो लगभग सब उतना ही है, बस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उसका डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस है हमारे सिलेबस में। इसकी फिगर पे ज़्यादा फोकस नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं है, ओके। और कोई टॉपिक कोई खास नहीं है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जेईई मेंस में, और कुछ नहीं है, ओके। तो एसी अल्टरनेटिंग करंट ये हो गई,
और and may or may not change the magnitude। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था मैग्नीट्यूड कैसे चेंज नहीं हो रहा था, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही थी, है ना। दिस इज मैग्नीट्यूड सेम है, इधर पॉजिटिव में आई नॉट है, इधर निगेटिव में आई नॉट है, लेकिन बीच में गायब है, मतलब सीधा ऊपर या फिर सीधा नीचे। तो ऐसी करंट क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी। ओके, हटा रहा हूँ मैं इसको, ये सब आपने कल पढ़ लिया था इसलिए मैं ज़्यादा इन पर फोकस नहीं कर रहा, बस एक बारी आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। बढ़े आगे। अब देखो एसी जनरेटर वर्क किस पे करता है, किस फिनोमेना के ऊपर करता है, तो उसका सिंपल आंसर क्या है, फैराडे लॉ। ठीक है, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ। सारा फंक्शन, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का, हर कुछ जो चीज हो रही है वो किससे लिंक्ड है, फैराडे से। ओके, तो ये भी जो है जो एसी जनरेटर, ये भी किससे लिंक्ड है, फैराडे से। ओके, नाउ अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। देखो कॉन्सेप्ट वही है जो आपने पहले भी पढ़े, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, उसके बीच में है एक कॉइल कनेक्टेड है स्लिप रिंग्स से। ओके, ठीक है, और दिस स्लिप रिंग्स आगे कनेक्टेड है सर्किट से। ठीक है, यहाँ पे ब्रशेज होते हैं स्लिप रिंग्स के पास। ओके, बहुत घटिया फिगर बनाता हूँ मैं, आपको पता है। ठीक, यहाँ पे ब्रशेज लगा दो, दिस इज ब्रश, दिस इज स्लिप रिंग्स, स्लिप करता है इसमें। ओके, मतलब जो ये आपकी रोड देख रहे हो कॉइल की, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट करती रहती है इसमें। ओके, नाउ मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देने वाला हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हो इस चीज़ को, है ना। यहाँ पे इसका एक स्टैंड होगा, चाहो तो इसका वर्किंग लिख लो, है ना, कि a coil of लिख लो ऐसा कि a coil is in between the high magnetic field, okay, B is placed and rotated by the handle, okay, rotated by the handle, as the coil is free to rotate on its axis, so due to the rotation of the coil, the angle between the area vector, obviously बात है, the angle between the area vector and the magnetic field changes. Due to the change in angle, the flux across the coil changes, and according to Faraday's law, when magnetic flux changes, there is an induced EMF produced. Okay, सब लिख लेना है, there is an induced EMF produced, and due to this induced EMF, induced current will also produced in the coil, which can be stored in the circuits, through the circuit. Okay, अब देखो क्या हो रहा है,
ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो एसी करंट समझ में आ जाएगी, बस और कुछ नहीं। ध्यान से देखो, ये रॉड है, ये स्लिप रिंग है। ओके, स्लिप रिंग में छल्ला है, उसके अंदर छल्ला है, उसके अंदर ये ऐसे घूम रही है। ओके, ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि जब मैं ये कॉइल रोटेट कर रही है, इसको ले लेते हैं कॉइल को। ओके, ये फेस मान लो, इसमें ऑब्वियस ही बात है, आप लोग बी इधर है ना, बी इस तरफ है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लग रहा है ना, एरिया वेक्टर बाहर, सॉरी एरिया वेक्टर इस तरफ लो, बी और ए, तो देयर विल बी अ करंट, देयर विल बी अ करंट, करंट प्रोड्यूस होगी। और करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो चाहेगी कि इस मूवमेंट को रोके, लेकिन वो रोक नहीं सकती। ओके, मान लिया, छोड़ो ये सब चीज़ें, मान लिया कि यहाँ पे करंट इस तरफ फ्लो कर रही है। ओके, और इस साइड में इस तरफ, ऑब्वियस बात है ऐसे सर्किट बनाएगी ना भाई, ऐसे सर्किट बनाएगी, करंट फ्लो करेगी ऐसे। ओके, यहाँ पे करंट जीरो होगी, यहाँ पे करंट जीरो होगी इसकी वजह से। ठीक है, करंट वैसे जाएगी तो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे अपने आप कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी इन वायर्स में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना देता है इसका। ठीक है, तो केवल और केवल इस साइड्स की वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होगी। खैर छोड़ो उस चीज़ को, अब इतना देखो, इन चीज़ों में अपने को ज़्यादा जाना नहीं है। इस तरफ करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरफ ऐसे फ्लो हो रही है। ओके ओके, मतलब इसको मान लो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इसको मान लो निगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब ये पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया? बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले क्या था, ये निगेटिव था, है ना, ये निगेटिव था, ऐसे गया तो अब ये पॉजिटिव हो गया, इस साइड आ गया करंट, तो इसमें भी इस साइड फ्लो करेगी, हाँ या ना? बस यही समझना है। अब देखो क्या होगा एक्चुअली में कि कभी कभी ये रॉड निगेटिव होगा, कभी कभी पॉजिटिव होगा, कभी कभी ये निगेटिव होगा, कभी कभी पॉजिटिव होगा, और एग्जैक्टली हाफ वे में होगा। 180 डिग्री तक निगेटिव, अगली 180 पॉजिटिव, अगली 180 निगेटिव, अगली 180 पॉजिटिव, हाँ या ना? क्योंकि भाई ये इधर पलट के जाएगा ना, तो स्लिप रिंग थोड़ी बदल रही है, स्लिप रिंग थोड़ी बदल रही है। डीसी में क्या होता था, स्लिप रिंग ऐसी होती है वहाँ पे, है ना, और उसी में रोड होती है दोनों, है ना, उसी में रोड होती है दोनों। वो क्या करती हैं, अपना घूमती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन स्लिप रिंग्स का टर्मिनल चेंज नहीं होता, स्लिप रिंग फिक्स रहती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो नहीं है, यहाँ पे चेंज होता है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि यहाँ पे है भैया पॉजिटिव और निगेटिव एक ही स्लिप रिंग में हो रहा है, स्लिप रिंग का आधा हिस्सा निगेटिव जा रहा है, आधा हिस्सा पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि स्लिप रिंग चेंज नहीं हो रही है। अब ना स्लिप रिंग के चेंज होने ना होने की वजह से इसमें टर्मिनल चेंज हो जा रहा है इसी में, कभी वो निगेटिव कभी वो पॉजिटिव। तो कभी वो इस तरह करंट देगी, कभी ऐसे देगी। मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों बना दिया, यहाँ पे देगी, यहाँ पे देगी। ओके, और वैल्यू उसकी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों? क्योंकि वो एंगल चेंज हो रहा है ना बीच में, भाई एंगल चेंज हो रहा है ना। एंगल जब जीरो होगा तो करंट मैक्स होगी, एंगल जब जीरो होगा तो करंट मैक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स भी मैक्स होगा उस समय, बी ए होगा, है ना। और जब एंगल कितना हो गया 90, तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो, है ना। लेकिन उसके बाद तुरंत करंट फिर एंगल बढ़ने लगेगा, तो करंट निगेटिव साइड में जाने लगेगी, क्योंकि बी ए कोस थीटा 5 निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब समझोगे इस चीज़ को ज़्यादा कि करंट की वैल्यू चेंज क्यों होगी या कैसे होगी। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट था जो आपने 10th में पढ़ा था, इसको उतार लो फटाफट, और मैं हटा रहा हूँ इसको फिर, और उसके बाद अपन लोग इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब देखो हम मान लेते हैं कि जो मेरी कॉइल है, मेरी कॉइल जो है वो इनिशियली ऐसे रखी है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल हूँ,
उस साइड में नॉर्थ पोल है और कॉइल ऐसे रखी है, कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे लगेगा, कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे लगेगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन यही होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, हाँ या ना बोलो, है ना। देखो क्यों आपको यहाँ पे इमेजिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2D फिगर ही बना सकता हूँ मैं, यार ये 3D फिगर का काम है। N2S ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड भाई, और कॉइल भी ऐसे रखी है तो उसका एरिया वेक्टर भी ऐसा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, इनिशियली सेम है। दोनोदोनों के बीच का एंगल इनिशियली कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, ठीक है। कितना है, 0 है। लेट अस कंसिडर, मेरा फेवरेट वर्ड, लेट अस कंसिडर ओमेगा is the angular velocity. Let us consider omega is the angular velocity of the coil. Now देखो क्या है, झरने के नीचे हम गए हैं, वाटरफॉल के नीचे, या हमने अपना वाटरफॉल बना लिया है, ठीक, बना सकते हैं अपने यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर प्लांट में। पानी को हाइट पे ले जाओ, नीचे गड्ढा कर दो और गड्ढे करके आपका एक झरना छोटा सा तैयार हो जाएगा। ओके, कई सारे गड्ढे हैं, कई सारे जगहों पे हमारे पास हाइट नहीं होती तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, अपना आप हाइट बना के पानी वहाँ तक भर के फिर काम कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि पानी गिरा नीचे पानी गिर रहा है तो वो तो एक स्पीड से ही गिरता रहेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि पानी का स्पीड चेंज होता रहेगा, तो टरबाइन एक ही स्पीड से घूमेगी, है ना। और टरबाइन से कौन कनेक्टेड है, शाफ्ट से कौन कनेक्टेड है, कॉइल। ओके, तो कॉइल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमती रहेगी। हालांकि एरर बहुत ज़्यादा होती है जब आप टेक्निकली पढ़ोगे इन चीज़ों को, हमने तो पढ़े हैं टेक्निकली भाई, हाँ टरबाइन बहुत पढ़ी है जब बीटेक में थे, तो जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एरर बहुत सारी है, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। मतलब यदि जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम आइडियली केस पढ़ रहे हैं, यदि इतना हो गया तो दुनिया में एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दिक्कत ही नहीं आएगी, कमी नहीं होगी। मतलब इस समय इंडिया जितना एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है ना, यदि एरर ना हो तो वो साल भर के लिए काम ख़त्म हो जाए, एक दिन का ही काम है। एक दिन में एनर्जी जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसी में साल भर का काम खत्म हो जाए यदि एरर ना हो, तो एरर बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, एरर बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसकी, ओमेगा है, वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम वेलोसिटी से घूमता जा रहा है, आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी, आप पढ़ चुके हो। और यू नो द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन, हाँ यही है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लिया आफ्टर टी टाइम, अब आफ्टर टी टाइम एंगल उसने कवर कर लिया थीटा, मतलब ऐसे थी, ठीक, थोड़ी सी देर बाद ऐसे हो गई। ओके, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ओके, ये एंगल कितना हो गया, अब देखो ये ऐसे है और पहले कैसे थी, ऐसे थी, तो बीच में एंगल कितना बना, थीटा बना। और शुरुआत में एंगल कितना था, 0 था। अब टाइम कितना हो गया, टी, शुरुआत में कितना था, 0 था, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई थीटा बाई टी, या थीटा की वैल्यू आ गई ओमेगा इंटू टी। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टेस्ला की सबसे बड़ी खोज थी ये। हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स को एसी में डाल देना, यही टेस्ला ने बहुत खतरनाक काम किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। जरा बात करो फाई की, फ्लक्स की, तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा एट सम टाइम। ओके, अब यदि इफ देयर इज n नंबर्स ऑफ टर्न्स, यदि यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, n हैं, हम तो एक ही कोई लेके कर रहे हैं ना, यहाँ पे n टर्न्स है, कितने के टर्न्स है, n टर्न्स है, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है टोटल फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा।
हाँ क्लियर है. लेट्स डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. डिफ्रेंशिएट with respect to time. If you differentiate it, then d phi by dt upon dt equal to आ जाएगा n b a d phi by dt cos theta. Why I am going towards that cos theta? Why I am not differentiating n b a? Because n b a are the constant, and you have already studied in mathematics the differentiation important phenomena. पढ़ चुके हो आप लोग, और बहुत ज़्यादा आसान भी है ना. तो एन बी ए कॉस थीटा आप लोग जानते हैं, है ना. तो एन बी ए कॉस थीटा को बाहर रखो, क्योंकि बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, कोइल का एरिया चेंज नहीं होने वाला. ठीक. ओके. प्रॉब्लम है यहाँ पे डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में. यहाँ पे है हमारा वेरिएबल फंक्शन थीटा है, क्योंकि वेरी कौन कर रहा है, थीटा ही कर रहा है. घूम कौन रहा है, कोइल घूम रही है, तो एंगल चेंज हो रहा है उससे वजह. ऊपर का हटा देना, ऊपर का लिख लिया होगा आप लोगों ने. सी. तो वी कैन यूज दिस थीटा एज ओमेगा टी. तो टी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन. एंड यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विच कम्स माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. पता है ना, पता है ना. इसको फंक्शन मानेंगे, ओमेगा टी को एक पूरा फंक्शन मानेंगे, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. चेन रूल मेरे ख्याल से मैथ्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा फेवरेट था उस टाइम पे वो डिफरेंशिएशन में, चेन रूल. ठीक. नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे के लॉ से अकॉर्डिंग टू फैराडे के नियम से डी फाई बाई डी टी इक्वल टू होता है माइनस ई आई के, या ई आई इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के. तो पुट द वैल्यू दे है, तो ई आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी. और मैं यहाँ पे ओमेगा भूल गया. माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हो. इंड्यूस्ड ई एम एफ यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. नाउ समझ में आया इतना? कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया. बस सबसे पहले हमने डी फाई ओमेगा की वैल्यू निकाली है. ओमेगा की वैल्यू होती है डेल फाई बाई डेल टी. ओके. चेंज यहाँ पे लेके किया, ओमेगा की वैल्यू नहीं, सॉरी थीटा की वैल्यू निकाल दी ओमेगा टी. देन वी गोज टूवर्ड्स द फ्लक्स बी ए कॉस थीटा एंड पुट द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद द रेस्पेक्ट टाइम. तो यहाँ पे हमें एक क्या नाम जो है टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मिल गई. उससे पहले हमने यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न की मल्टीप्लाई कर दी थी ताकि हमें टोटल फ्लक्स मिले, है ना. एक कोइल से तो काम नहीं चलने वाला, एन कोइल्स लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन करा, थीटा की वैल्यू रखी ओमेगा टी. ओमेगा टी जैसे ही रखा डिफरेंशिएशन हो गया हमारा तुरंत, क्योंकि टी यहाँ पे भी था, टी यहाँ पे भी था, वेरिएबल मिल गया हमें. तो साइन ओमेगा टी आ गया. यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया. ई आई की फैराडे लॉ की वैल्यू रख दी हमने, ई आई इक्वल टू आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब मैं हटा दूँ, कुछ चीज़ें हटाना चाह रहा हूँ, उधर का हटा देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. नाउ सी लुक एट टी इक्वल टू शून्य, टी इक्वल टू शून्य, साइन ओमेगा टी बिकम साइन जीरो एंड दैट बिकम जीरो. ठीक. टी इक्वल टू शून्य पे इंड्यूस्ड ई एम एफ कितना होगा, जीरो होगा, जब फ्लक्स मैक्सिमम था. जब फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था. ओके. एट देखो, मान लिया इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, मान लिया इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है. तो टी बाई 4 पे देखें जरा,
टी बाई फोर पे साइन ओमेगा टी बाई फोर. नाउ you know the value of omega. You should know the value of omega. ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई टी. याद है तो बोलो हाँ. हाँ बोलो हाँ. याद रख लो इसको. ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई टी. ओके, याद रखो इस चीज़ को. ओके, तो ओमेगा इंटू टी की वैल्यू आप दे सकते हो यहाँ से 2 पाई ओमेगा इंटू कैपिटल टी. स्मॉल याद रखना, ये कैपिटल टी है, ये टाइम पीरियड है. ठीक है, ये स्मॉल टी नहीं है. स्मॉल टी एक रैंडम टाइम है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा एट टी इक्वल टू 4 पे 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाय 2. साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है. साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है. 1 होती है 1 होती है 1 होती है. साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है. तो ई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी एन बी ए ओमेगा. हाँ या ना. क्या इससे ज़्यादा मैक्सिमम जा सकता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? नहीं. तो हमने इसको बोल दिया ई नोट. क्या बोल दिया? अभी पढ़ोगे अगले चैप्टर में और ज़्यादा डीप में पढ़ना है आपको. इसको हमने क्या बोल दिया ई नोट. तो यहाँ से हमने एक रैंडम इक्वेशन और निकाल दी कि ई आई इक्वल टू होता है ई नोट इंटू साइन ओमेगा टी. ई आई इक्वल टू क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहाँ से आप यदि एक काम और करो, क्या करो सर, यहाँ से आप एक काम और करो, हटा रहा हूँ बीच वाला. यदि स्मॉल टी की वैल्यू टी बाई 2 रखो, ऑब्वियस सी बात है टी बाई 2 रखोगे तो क्या आएगा ई आई की वैल्यू क्या आएगी फिर से 0 आएगी. पुट करके देखना. अब बार बार चीज़ें मैं नहीं बताने वाला आपको. पुट द वैल्यू ऑफ टी एज टी बाई 2 कैपिटल टी बाई 2. तो ओमेगा टू ओमेगा टी इंटू सॉरी ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2 हो जाएगा मतलब पाई हो जाएगा. साइन पाई की वैल्यू होती है 0. साइन पाई की वैल्यू होती है 0. तो साइन पाई की वैल्यू 0 इसका मतलब इक्वल टू 0. और फिर टी रख के देखो, टी रख कर देखोगे तो ई आई की वैल्यू आएगी माइनस ई नोट. माइनस ई नोट. क्लियर है? क्लियर है तो बोलो हाँ. क्लियर है तो बोलो हाँ. हटा दो इसको, उतारो फटाफट, इधर वाले हिस्से को उतारो, मैं फिर ग्राफ बनाने वाला हूँ. चलिए, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, आपको हमेशा बताता रहता हूँ मैं. ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राफ बनाते हैं. सबसे पहला ग्राफ ईएमएफ वर्सेस टाइम और थीटा. दोनों का सेम कर रहा हूँ मैं, एक ही मैं डाल दे रहा हूँ टाइम और थीटा का, दोनों का दिखा दूँ आपको. मान लिया यहाँ पे टी बाई 4 है. ओके, तो टी बाई 4 पे कौन सा एंगल 90 डिग्री, जिसको आप पाई बाई 4 बोलते हो, सॉरी पाई बाई 2 बोलते हो. पाई बाई 4 45. ओके, यहाँ पे टी बाई 2 आधा टाइम हो गया, जिसको आप 180 डिग्री पाई बोलते हो. यहाँ पे 3 टी बाई 4 देखो, आधा टी और सॉरी चौथाई टी चौथाई टी चौथाई टी. कितनी चौथाई टी हो गए? 3 चौथाई टी हो गए. तो उसको आप 270 डिग्री बोलते हो या 3 पाई बाई 4 बोलते हो, है ना. 3 पाई बाई 2 सॉरी. ओके, और यहाँ पे मान लिया टी, है ना. कितनी कितने चौथाई टी हो गए? 1 2 3 4 4 चौथाई टी हो गए तो टी हो गए, है ना. इसको आप क्या बोलते हो 360 डिग्री 2 पाई, है ना 2 पाई. क्लियर? यदि बीच में कुछ गाने की आवाज़ आई हो तो आप उसको अवॉइड करें. ओके, नाउ स्टार्ट करो यहाँ से 0 से. जब टाइम इक्वल टू 0 है, एंगल इक्वल टू 0 है ना, यहाँ से स्टार्ट करो. ऑब्वियस सी बात है वैल्यू इंक्रीज करेगी. कहाँ तक इंक्रीज करेगी? मैक्सिमम वैल्यू कब थी? कहाँ पर थी मैक्सिमम वैल्यू? ओह सॉरी, पाई बाई 4 पे आई थी, सॉरी टी बाई 4 पे आई थी, पाई बाई 2 पे, याद कर लो तो. और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई थी? 0 वैल्यू कहाँ पे आई थी? पाई बाई 2 पे. हाँ या ना?
हाँ या ना? एक काम कर लेते हैं, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी। बस ठीक है, टी है। अब क्या है, निगेटिव में जा रहा था, निगेटिव में आई थी ना वैल्यू, -E0 आई थी फिर, और फिर 0 आ गई थी। चलो इस तरीके का ग्राफ बन गया, इस तरीके का ग्राफ बन गया। क्लियर है, समझ में आया? ये इस तरह का साइनोसॉइडल ही क्यों बना? क्योंकि फंक्शन हमारा साइनसॉइडल में आ रहा है। देखो हम बेसिक अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, हम एडवांस करंट्स नहीं पढ़ रहे हैं जिनमें फंक्शन कई सारी और डिफरेंट फंक्शन बनेंगे। करंट बहुत सारे फंक्शंस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हम जो पढ़ रहे हैं इस समय बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक। हालांकि मैंने आपको दिखाया कई सारे फंक्शन हैं, उनकी इक्वेशंस भी अलग अलग होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना? तो ये था कर्व बिटवीन E एंड T और थीटा के बीच में। अब आगे बढ़ें, इससे उतार लो फटाफट, चलिए आगे देखो। As you know, if the resistance of coil is capital R, यदि ऐसा है तो E इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, और I इक्वल टू क्या होता है, E बाई आर। ओके, लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, E बाई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी बाई आर, एंड वी से दिस एज I0 साइन ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ I0 साइन ओमेगा टी। बिल्कुल है कि नहीं? और क्या सेम इक्वेशन सी बन रही है जैसे E की बन रही थी? E की वैल्यू क्या बन रही थी, E0 साइन ओमेगा टी। आई थी कि नहीं आई थी? क्या सेम इक्वेशन आ रही है? तो क्या कर्व भी सेम बनना चाहिए? हटा रहा हूँ मैं इसको, कर्व भी क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए भाई, सेम बनना चाहिए। ठाठ हूँ ठस, बाजार वाला गया फस। यहाँ पे T, यहाँ पे 3T/4, यहाँ पे T/2, यहाँ पे T/4, यहाँ 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π। ओके, तो ये था आपका AC जनरेटर। कहानी इज़ ओवर नाउ ऑफ AC जनरेटर। ठीक है, AC जनरेटर की कहानी ख़त्म है यहाँ पे, एंड ठीक है। तो अब आपके जो बचे हैं वो बचे हैं बोर्ड के क्वेश्चंस, इंडक्शन से बोर्ड के क्वेश्चंस करने हैं हमें, फिर JEE के क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में करा दिए थे, लेकिन फिर भी और करेंगे अभी और, ठीक है। और कुछ जो अच्छा आपका एक टॉपिक रह रहा है LCR सर्किट्स का, है ना, मैं बोला था, तो वो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेते क्योंकि उसमें उसका यूज़ होगा। तो अगला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसको पढ़ लेते पहले और फिर हम उसको भी देख लेंगे, LCR को भी। ओके, तो चलिए, तो फिर कल मिलते हैं, है ना, या फिर हाँ यार कल ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कराने तो है ही ना, और उसी टॉपिक के रहने। फराडे के मैंने करा दिए, उसके मोशनल EMF के मैंने कराए कुछ क्वेश्चंस, और सेल्फ इंडक्शन के तो क्वेश्चन कराए हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, मैं करने वाला हूँ आपको बोर्ड के, आपकी स्टेट बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस लाने वाला हूँ आपको कल के लिए। कुछ क्वेश्चंस होंगे 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये टिपिकल क्वेश्चन है, आपसे थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, उन क्वेश्चनों को मैं करा दूँगा आपको कल को।
और मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर के आप बोर्ड के क्वेश्चन करें। मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दिया हूँ, डाल दूँगा, नहीं डाला हूँ तो, और आई होपफुली कि मैं डाल चुका हूँ अभी तक। जब आप देख रहे होंगे तो उन क्वेश्चनों को भी करना बोर्ड के, ठीक है। और 3 दिन का टाइम पीरियड भी ख़त्म हो रहा है आप लोगों का, किसका भला, मैग्नेटिज्म का, तो उसको भी ख़त्म करो। 100 क्वेश्चन मेरे को ला के दो, मैं आगे के क्वेश्चन दूँगा आपको, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल को। थैंक यू एवरीवन।